नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, स्वागत है आप सबका। मैं डीसी मिश्रा आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं। 3 दिन शेष रह गए हैं आपकी परीक्षा में, यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में। आज थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन मात्र शेष बचे हैं और रविवार को आपकी परीक्षा है। आप लोगों के लिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में जो जीएस पेपर 2 यानी सीसैट की परीक्षा होती है, उसके लिए बहुत पहले से मैं और अमर सर दोनों लोग आपको बता रहे हैं कि भैया केवल 2 विषय तैयार कर लो, हिंदी रीजनिंग, सीसैट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे लोग आप में से इस चीज को समझ गए और हिंदी और रीजनिंग की रेगुलर कक्षाएं ले रहे हैं और उम्मीद है कि इन रेगुलर कक्षाओं से आपको बहुत मदद मिली होगी और आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा। सीसैट की वजह से कम आपको अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आइए, 3 दिन बचे हैं, आज के अपने सत्र का शुभारंभ करते हैं। 20 क्वेश्चन का सत्र है, ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सीसैट की परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए किया जाए शुरुआत। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आज के सत्र का हमारे शुरू होता है नंबर सीरीज से। जितने भी लोग कक्षा में जुड़ते जा रहे हैं सबका स्वागत है। वेलकम ऑल, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका, राधे राधे। आइए कक्षा को शेयर कर देना एक बार, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं क्लास से। आओ, कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 1, 4, 27, 256, क्वेश्चन मार्क, 46,656 ये संख्याएं हमको दी गई हैं। और अगर हम यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये फाइंड आउट करने चलते हैं, तो ये जो 4, 27 और 256 हमको दिख रहा है ये क्या है? 4 2 का स्क्वायर होता है, 27 3 का क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है। 256 16 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 16 का। ठीक, अगर 256 16 का स्क्वायर होता है तो 256 यानी 16 के स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज 4 की पावर 4। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 4। और 4 की पावर 4 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर कर सकते हैं। इस स्थिति में यह समझ में आता है कि ये 1 की पावर 1 हो रहा है, फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। यही पैटर्न अगर आगे चलेगा तो यहां पर 5 की पावर 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 की पावर 5। और ये कितना हो जाएगा? 6 की पावर 6 हो जाएगा। अब समस्या यह है कि भैया 5 की पावर 5 होता कितना है? 5 की पावर 5 होता कितना है? ठीक, ऑप्शन में 625, 3125, 1050 और 125 करके दिया हुआ है। अगर 5 की पावर 5 कर रहे हैं तो निश्चित है कि यूनिट डिजिट 5 होगी। 5 की पावर 5 कर रहे हो तो यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा? 5। अब अगर इकाई का अंक 5 होगा तो क्या 625 इसका आंसर हो सकता है क्या? अगर हम 5 की पावर 5 करेंगे यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार, तो अगर 4 बार करें तो 5 इंटू 5 25, अगेन 5 इंटू 5 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो ये तो 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, 625 क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर 4। हमको क्या पता करना है? 5 की पावर 5, यानी ये हमारा उत्तर नहीं है। 1050 बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 आएगा। 125 ये भी नहीं होगा, ये 5 का क्यूब है तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो क्या होगा उत्तर इसका? 3125, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 5 की पावर 5। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 3125 ये आना चाहिए और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न में 4 आकृतियों का सेट दिया गया है जिसे ए, बी, सी और डी चिन्हित कर दिया गया है। तो प्रश्न है उसमें 4 आकृतियां हमको ये दी गई हैं ए, बी, सी, डी करके। ठीक, कहता है आखिरी आकृति डी लापता है। देखो डी वाली आकृति में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। फिर कहता है 1, 2, 3 और 4 चिन्हित उत्तरों में से उत्तर आकृतियां कौन सी हैं? ये जो 1, 2, 3, 4 हमको दी गई ना, दीज आर
आंसर फिगर्स, उत्तर आकृतियां, ये हमारी उत्तर आकृति है। ठीक, कहता है 1, 2, 3 और 4 चिन्हित उत्तरों में से प्रश्न चिन्ह के जगह डी में कौन सा उत्तर चुनोगे जिससे श्रृंखला निरंतर रहेगी। ठीक, समझ आया। तो ये प्रश्न वाली आकृतियां हैं, ये उत्तर वाली आकृतियां हैं। प्रश्न वाली आकृतियों में कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा, उस लॉजिक के आधार पर डी में कौन सी आकृति आएगी वो हमको गिवन ऑप्शन 1 2 3 4 से चुनना है, और फिर यहां ABCD में से कौन सा उसका सही उत्तर होगा ये हमको बताना है। ठीक, जब हम चेक करते हैं इसको तो क्या मिल रहा है, ये क्रॉस है, ये सर्कल है, और ये सर्कल जो है एक कॉर्नर से लगा हुआ है। ठीक, जब हम A से B पर जाते हैं, कहां से A से B पर, तो ये सर्कल कहां आ गया है, नीचे आ गया। ये सर्कल यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, नीचे आया है, और ये जो क्रॉस है ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, यानी ऊपर गया है। एक एक स्टेप क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। तो ध्यान से अगर हम सर्कल को चलाते हैं तो सर्कल यहां से यहां पर आया एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां से यहां पर आ गया ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज में। तो अगली बार ये सर्कल यहां से उठ करके यहां आएगा, यानी सर्कल यहां आना चाहिए। अगर इस क्रॉस की बात करते हैं तो ये एंटी क्लॉक में चल रहा है, ये यहां से यहां आया है तो यहां पर आ गया, इसके बाद यहां से यहां आएगा तो यहां आ गया, और फिर यहां से कहां आएगा, नीचे की तरफ, यानी यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर एक्स आना चाहिए। ये आकृति हमको मिलनी चाहिए। ऐसी आकृति हमको कहां नजर आ रही है, ऐसी आकृति नजर आ रही है आकृति नंबर 1 में। तो आकृति नंबर 1 हमारी प्रश्न का उत्तर है, और ये आकृति नंबर 1 कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। सो डी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है। प्रश्न समझ आया, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ये जो श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में अक्षरों, सॉरी संख्याओं के, अंकों के ऐसे कितने युग्म हैं, यानी कि पेयर हैं, जिनके बीच का अंतर कितना है, 2 है, जिनके बीच का अंतर 2 है। ठीक, अब जब निकालना शुरू करेंगे तो देखो जैसे 2 और 6 है, अगर हम इसको पेयर बनाते हैं, मानते हैं कि ये हमारा वो पेयर है, तो क्या इनके बीच का अंतर 2 है, क्या नहीं, इनके बीच का अंतर 4 है। ऐसे ही अगर 6 और 3 को पेयर बनाएंगे तो क्या इनके बीच का अंतर 2 है, नहीं 3 है। अगर 3 और 5 को पेयर बनाए तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2, यानी ये एक पेयर बन जाएगा। 3 और 5 एक पेयर बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही 5 और 7 भी एक पेयर बनेगा कि नहीं, इनके बीच का भी अंतर कितना है, 2। 7 से 8 नहीं बनेगा, 9 नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, 4 से 2 एक पेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनके बीच का भी अंतर कितना है, 2 है। 4 से 2 का अंतर भी 2 है। 2 से 3 नहीं बनेगा, 3 से 6, 6 से 5, 5 से 1, 1 से 4 नहीं बनेगा, 4 से 8 नहीं बनेगा, लेकिन 8 से 6 फिर से बनेगा कि नहीं बनेगा, इनके बीच का भी अंतर कितना है, 2। फिर 6 से 3 नहीं होगा, 3 से 2, 2 से 5 नहीं होगा, 5 से 9 नहीं होगा, लेकिन 9 से 7 होगा ना, इनके बीच का भी अंतर 2 है। और 7 से 5 होगा, इनके बीच का भी अंतर 2 है। फिर 1 से 3 होगा, इनके बीच का भी अंतर कितना है, 2 है। तो ऐसे कितने पेयर हमको मिल रहे हैं जिनके बीच का अंतर 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 पेयर हमको मिले जिनके बीच का अंतर 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी 7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक, आ जाइए अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। क्या उत्तर आएगा इसका, आओ देखा जाए इसका उत्तर कितना आएगा।
इस दी गई आकृति में हमको ट्रायंगल्स बताना है, जब हम ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना शुरू करते हैं तो एक फिगर देखो हमको ये मिल रहा है, यहां से हमको टोटल कितना ट्रायंगल मिलेगा जब हम केवल इस आकृति को देखेंगे, 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3, यानी 3 ट्रायंगल यहां से मिलेंगे। सिमिलर पैटर्न में अगर हम इस वाले फिगर को देखेंगे तो यहां से कितना ट्रायंगल हमको मिलता हुआ नजर आएगा, यहां से भी 3 ट्रायंगल मिलेगा ना, 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3, तो प्लस का 3 और हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से ट्रायंगल हैं जो हमको नजर आएंगे, ठीक। तो इसके अलावा देखेंगे अगर ध्यान से तो एक ये ट्रायंगल हमको मिलेगा, दिस इज ट्रायंगल नंबर 1, एक ये ट्रायंगल हमको मिलेगा, दिस इज ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है, ये ट्रायंगल मिला। और इसके अतिरिक्त प्लस का 2 यहां पर लिख लिया जाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब और आगे बढ़ते हैं तो और आगे बढ़ने पर हमको एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको अगर हम नीचे तक ले आए तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ट्रायंगल नंबर 1। सिमिलरली ये वाला पैटर्न, ये भी तो पैटर्न है कि नहीं, एक ट्रायंगल ये मिलेगा। और ऐसे ही जस्ट अपोजिट सिमेट्रिकल वे में ये भी तो एक ट्रायंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी ट्रायंगल नंबर 3। यहां से कितने ट्रायंगल हमको मिल गए, 3 ट्रायंगल और मिल गए। ये 3 ट्रायंगल हमको सीधे सीधे दिख रहे कि नहीं दिख रहे, कितने ट्रायंगल हो गए, 3 3 6 3 9 और 2 11 ट्रायंगल हमको मिल चुके हैं। क्या इन 11 ट्रायंगल के अलावा और कोई ट्रायंगल है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 11 ऑप्शन में नहीं दिया। अब अगर 11 ऑप्शन में नहीं दिया है तो या तो 12 इसका उत्तर होगा या फिर 13 इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक। तो क्या और कोई ट्रायंगल दिखता है यहां पर, तो ध्यान से देखो, जो ये वाला ट्रायंगल है अगर हम इसको आगे तक बढ़ा दें, कहां तक, यहां तक हम बढ़ा दें, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को हम यहां तक बढ़ा दें और फिर इसको कंटिन्यू करें यहां से, तो ये एक नया ट्रायंगल तुमको मिलता हुआ नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक नया ट्रायंगल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो एक ट्रायंगल भैया हमको यहां पर और मिल रहा है, ये वाला, तो प्लस का 1 और कर दिया गया। अब कितना हो गया, अब नजर आ रहा है 12 ट्रायंगल, ऑप्शन में भी 12 दिया है, तो यही 12 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर। अगर 12 भी गलत उत्तर है तो और कौन सा ट्रायंगल, अब 13 ट्रायंगल होंगे तो 13वां ट्रायंगल मिल कहां रहा है, कहां पर है 13वां ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ये जो पूरा वाला ट्रायंगल निकाला है इसी में से अगर हम इस वाले ट्रायंगल को पकड़ें, क्या आपने अभी तक इसको काउंट किया था, क्या है, क्या इसको काउंट किया था, नहीं, ये भी तो एक ट्रायंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एक ट्रायंगल हमको यहां पर ये और मिल गया, और यदि एक ट्रायंगल और मिल गया तो प्लस का 1 कर दिए। अब कितना हो गया, 3 3 6 3 9 और 4 13, कुल मिलाकर के 13 ट्रायंगल हमको यहां पर मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 13 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ये वो हमसे जानना चाहता है। आओ जरा पकड़ा जाए, क्या आएगा भाई, 457 जैसे संबंधित है 238 से, वैसे ही 673 किससे संबंधित होगा। 457 का संबंध 238 से है तो 673 किससे संबंधित होगा। अगर यहां पर ऑप्शन हमको कुछ ठीक ठाक दिए होते तो हम 457 और 238 का डिफरेंस कितना है ये निकालते, पर अगर हम 683 का और ये जो ऑप्शन दिए गए यहां से डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस से तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आना। तो अगला काम क्या करें, सबको उठा करके जोड़ दें, यानी 457 को अगर हम क्या किया जाए, 4 + 5 + 7 कर दें तो 7 5 12 और 4 16 आता है, ठीक। सिमिलरली अगर हम 2 + 3 + 8 कर दें तो 8 2 10 और 3 13 आता है, ठीक है। यानी 16 और 13 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 3 का। उसी प्रकार से जरा 673 को देखो, 673 को अगर हम जोड़ते हैं तो 6 3 9 7 16, यानी 6 + 7 + 3 करें तो यहां पर भी कितना आता है, 16 आता है कि नहीं आता है, ठीक।
और अगर 16 आ रहा है तो यहां पर सभी संख्याओं का योग 16 है, यहां पर सभी संख्याओं का योग 13। अगर यहां की सभी संख्याओं का योग 16 आया है तो क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए? ऐसी संख्याएं जिसका योग 13 हो। ठीक, तो किन संख्याओं का योग 13 है? 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। अगर 8 और 5 लिखो तो जोड़ने पर क्या आता है? 8 प्लस 5 13 आता है। बाकी 7 2 9, 6 8 14, 7 5 12 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 85 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है 2011 विश्व कप में युवराज सिंह पूरी तैयारी के साथ था। 2011 विश्व कप में युवराज सिंह पूरी तैयारी के साथ था और भारत ने मैच जीता। भारत ने मैच जीता। एक सत्य कथन है। ये क्या है? ये एक सत्य कथन है। तो कौन सा निष्कर्ष सही है? नीचे 4 निष्कर्ष उसने दिए हैं। इन चारों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है ये जानना चाहता है। तो स्टेटमेंट क्या था, एक बार आओ पढ़ते हैं। कहता है 2011 विश्व कप में युवराज सिंह पूरी तैयारी के साथ था और भारत ने मैच जीता। 2011 में युवराज सिंह 2011 विश्व कप में युवराज सिंह पूरी तैयारी के साथ था और भारत ने मैच जीता। क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला, यदि पिछले एक दिवसीय मैच में युवराज पूरी तैयारी के साथ नहीं होता तो भारत मैच नहीं जीत पाता। क्या दिए गए स्टेटमेंट से यह निष्कर्ष निकाल पाएंगे क्या? हाँ, उसने कहा है 2011 विश्व कप में, बात किसकी कर रहा है? 2011 विश्व कप की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर मैच की बात नहीं कर रहा। वो पूरे 2011 विश्व कप की बात कर रहा है। ठीक, और ये निष्कर्ष किसकी बात कर रहा है? एक पर्टिकुलर मैच की, कि यदि पिछले एक दिवसीय मैच में युवराज पूरी तैयारी के साथ नहीं होता तो भारत मैच नहीं जीत पाता। गलत निष्कर्ष है। हम 2011 विश्व कप की बात करें, किसी पर्टिकुलर मैच की नहीं, कि पिछले मैच की कि अगले मैच की। ठीक, कहता है भारत ने श्रृंखला जीती? नहीं, ये भी नहीं पता। हमको क्या पता है कि 2011 विश्व कप में युवराज सिंह पूरी तैयारी के साथ था, भारत ने मैच जीता है ऐसा लिखा है, श्रृंखला जीती ऐसा नहीं लिखा, गलत है। कहता है भारत ने मैच नहीं जीता। स्टेटमेंट कह रहा है कि युवराज सिंह पूरी तैयारी के साथ था, भारत ने मैच जीता, और ये कह रहा है भारत ने मैच नहीं जीता, ये भी क्या है? गलत है। चौथा बचा, कहता है 2011 विश्व कप में युवराज पूरी तैयारी के साथ था। कैसा निष्कर्ष हो जाएगा? सही निष्कर्ष हो जाएगा। बात समझ में आई? कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर की ओर अभिमुख 65 व्यक्तियों वाली पंक्ति में व्यक्ति ए दाईं ओर से 12वां है। 65 व्यक्ति एक पंक्ति में हैं और उस पंक्ति में जो ए है वो दाईं ओर से 12वां है। उसे मौजूदा स्थान से बाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी जो वर्तमान स्थान है ए का, उससे उस स्थान से बाईं ओर लेफ्ट में 4 स्थान शिफ्ट कर दिया जाए। तो शिफ्ट करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? कहां से? बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? यानी प्रश्न के अनुसार जो स्थिति है वो ये है। ठीक है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। पंक्ति में कुल 65 व्यक्ति हैं, टोटल वैल्यू हमको पता है। ए दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। ए कहां पर है? ए 12वें स्थान पर है, राइट से, दाईं ओर से 12वें स्थान पर। तो ए 65 व्यक्तियों की इस पंक्ति में दाईं ओर से 12वें स्थान पर ए है। कहता है उसे मौजूदा स्थान से, यानी दाएं से 12वें स्थान पर से बाईं ओर कहां पर शिफ्ट करना है? बाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। तो भैया कहां शिफ्ट करना है? लेफ्ट में। लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो बताओ ए की वैल्यू कहां से पता है? राइट से। शिफ्ट कहां कर रहे हो? लेफ्ट में। तो हमने क्या समझाया है कि अगर अपोजिट एंड पर चलते हो तो वैल्यू ऐड करोगे, सेम एंड पर चलते हो तो वैल्यू माइनस। ए का स्थान पता है राइट से, शिफ्टिंग कहां कर रहे हो? लेफ्ट में। तो राइट से लेफ्ट जा रहे हो ना, अगर राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो क्या करोगे? वैल्यू ऐड करोगे। तो 12 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16। किसकी वैल्यू? ए की, आफ्टर शिफ्टिंग कहां से? राइट से। ठीक, तो स्थान शिफ्ट करने के बाद ए की वैल्यू कितनी है? राइट से 16 है। तो कह रहा है भैया अब लेफ्ट से ए की वैल्यू बताओ। अब
लेफ्ट से ए की वैल्यू बताओ। कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू पता है 65 प्लस का 1 माइनस गिवन वैल्यू। लेफ्ट से वैल्यू बतानी है, राइट से वैल्यू क्या है 16 बराबर किसके? 0 के। 66 में से 16 चला जाएगा, कितना बचता है? 50 बचता है। यही 50 क्या है? किसकी वैल्यू है? ए की। कहां से? लेफ्ट से, आफ्टर प्लेस शिफ्टिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा का जो संबंध गंगोत्री से है, गोदावरी का वही संबंध किसके साथ होगा? गंगा का जो संबंध गंगोत्री से है, गोदावरी का वही संबंध किसके साथ होगा? क्या उत्तर दोगे? अमरकंटक, गुरु शिखर, ताल कावेरी, त्र्यंबकेश्वर। लॉजिक समझ में आ रहा होगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है और लॉजिक है उद्गम स्थल का, नदी जहां से ओरिजिनेट करती है। ठीक है, उद्गम स्थल। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो गंगा का उद्गम स्थल किसको माना गया है? गंगा नदी का उद्गम स्थल किसको माना गया है? गंगोत्री को। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री को माना गया है। हालांकि गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल करके आती है और इधर विष्णुप्रयाग से अलकनंदा नदी निकल करके आती हैं। जब भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तब वो प्रॉपर गंगा का रूप लेती। ठीक है, तब वो प्रॉपर गंगा नदी बनती है। उसके पहले तक भागीरथी नदी अलग होती है, अलकनंदा नदी अलग होती है। अलकनंदा भी पीछे 2-3 नदियों से मिल करके आ रही होती है। ठीक, तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती तब वो गंगा बनती। लेकिन उद्गम स्थल के आधार पर जब देखते हैं तो गंगोत्री जो नदी है, सॉरी गंगा जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। ठीक, तो जिस प्रकार से गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है, वैसे ही गोदावरी का उद्गम स्थल क्या होगा? अमरकंटक? नहीं, गलत है। गोदावरी का उद्गम स्थल अमरकंटक नहीं है। अमरकंटक नर्मदा नदी का, सोन नदी का और जोहिल नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 नदियां, और उन 3 नदियों में से भी सबसे मुख्य नदी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी का मुख्य जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। ठीक, अमरकंटक से उनका उद्गम होता है। ठीक है, ठीक, अमरकंटक से उद्गम होता है सोन नदी का, नर्मदा नदी का, जोहिल नदी का। यानी ये इसका उत्तर नहीं है। गुरु शिखर क्या इसका उत्तर होगा? नहीं, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वहां से किसी नदी का उद्गम स्थल नहीं होता, इसलिए यह भी गलत है। ताल कावेरी क्या ये सही उत्तर होगा? नहीं, ताल कावेरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी से कावेरी नदी निकलती है, लेकिन कहां से? ताल कावेरी नामक स्थान से, तो यह भी गलत है। तो गोदावरी जो स्थान जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या होगा? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे प्रभु श्री भोलेनाथ जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। और महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डी, त्र्यंबकेश्वर। अगला क्वेश्चन, वेन डायग्राम का सही आंसर क्या होगा? ब्रदर्स, फादर्स, पेंटर्स, भाई, पिता, चित्रकार। कोई भी भाई चित्रकार हो सकता है, कोई भी पिता चित्रकार हो सकता है। और भाई और पिता का अगर आपस में संबंध देखें तो भाइयों में से कुछ भाई क्या होंगे? पिता, पिता में से कुछ भाई क्या होंगे? पिता में से कुछ पिता क्या होंगे? भाई। सारे भाई पिता होंगे ऐसा भी नहीं बोल सकते, सारे पिता भाई होंगे ऐसा भी नहीं बोल सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने माता पिता की इकलौती संतान है, एक ही संतान है अपनी माता पिता की, उसकी शादी हुई तो उसकी संतान उत्पत्ति के बाद तो वो पिता बन गया, लेकिन वो चूंकि इकलौती संतान है अपनी माता पिता की तो वो किसी का भाई तो नहीं बनेगा ना। ठीक, ऐसी स्थिति में इसका सबसे बेस्ट पॉसिबल फिगर कौन सा बन रहा है? बी वाला। कैसे? भाइयों में से कुछ भाई क्या होंगे?
पिता होंगे, ठीक है, कुछ पिता क्या होंगे, भाई होंगे, और दोनों में से ही कुछ चित्रकार भी होंगे। यानी कुछ भाई चित्रकार हो सकते हैं, कुछ पिता चित्रकार हो सकते हैं, कुछ भाई ऐसे भी हो सकते हैं जो पिता होते हुए चित्रकार हों। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आइए विजातीय का चयन करें, सेलेक्ट द ऑड वन। सोडियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्या अलग होगा? इनमें से कौन अलग है? सोडियम, हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम को अलग कर दें, हैं, गैस होती है, बाकी सोडियम, नियॉन, आर्गन नहीं। आओ सोडियम को अलग कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये क्या है? दीज आर गैसेस, लेकिन सोडियम गैस नहीं होता, इसलिए सोडियम अलग है। अगला, अगेन श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। फिर से क्या ज्ञात करना है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन। यदि आपको याद हो तो अभी परसों के दिन 2024 का पीवाईक्यू करवाया था। 2024 में जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स का सीसेट का पेपर आया था, जिसमें रीजनिंग से 12 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, उसमें से वो जो 12 क्वेश्चन थे उनमें से 2 क्वेश्चन किसके थे? 2 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज के। ठीक, तो नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन देखा जाए। 7, 10, 15, 22 क्वेश्चन मार्क, 42, 55 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जानना चाहता है? श्रृंखला 7 से शुरू है, 55 पर खत्म है, यानी प्लस माइनस चल रहा होगा श्रृंखला में। प्लस माइनस चल रहा है तो क्या चलता है, आओ देखा जाए। 7 से 10 में प्लस का 3 है, 10 से 15 में प्लस का 5 है, 15 से 22 में प्लस का 7 है। लो खत्म हो गई श्रृंखला यहीं पर। 3, 5, 7 है, यानी कितने का अंतर चल रहा है? 2 का अंतर चल रहा है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो अगली बार भी कितने का अंतर चलेगा? 2 का। तो 7 + 2 9, और 22 9 कितना होता है? 31। 22 में 9 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा। और फिर अगली बार 9 2 11, प्लस का क्या करोगे? 11, तो 31 11 42 आ जाएगा। यानी क्या आना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर? 31 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। ऐसी आकृति का चयन करना है जो दूसरों से क्या है? भिन्न है, अलग है। ठीक, आओ देखा जाए। 4 आकृतियां ABCD हैं, ऑप्शन यहां से चुनना है। इन चारों आकृतियों को जब आप देखते हैं तो बताओ जरा कौन सी भिन्न आएगी, कौन सी डिफरेंट आएगी, कौन सी अलग आएगी? विच इज डिफरेंट? ये डी वाली आकृति डिफरेंट लग रही है। क्यों डिफरेंट लग रही है? ध्यान से देखो, ए वाली आकृति में ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया आपस में अपोजिट है कि नहीं है? कैसा है? शेडेड एरिया आपस में अपोजिट है। देखो ये लाइंस और ये लाइंस आपस में अपोजिट हैं। बी वाले में भी देखो ये दोनों क्या हैं? अपोजिट शेडेड एरिया हैं। सी वाले में भी देखो क्या है? अपोजिट शेडेड एरिया हैं। जबकि डी वाले में जो शेडेड एरिया हैं उनकी लाइंस क्या आपस में अपोजिट हैं? नहीं, ये आपस में अपोजिट हैं। देखो ये क्या है? आपस में अपोजिट हैं। ठीक है, लेकिन ये आपस में क्या है? इस तरह से बना रही हैं। ये अपोजिट नहीं है, सेम है। यानी यही क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगी डी वाली आकृति। कहां दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। सो डी इज राइट आंसर। ठीक, हिम्मत कविता का पति है। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आया है। हिम्मत कविता का पति है, शारदा रवि की बेटी है, जिसकी पत्नी केतकी है। कविता शारदा की बहन है। रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा जानना चाहता है। आइए फैमिली ट्री बना करके इसको तोड़ते हैं। हिम्मत कविता का पति है, तो हिम्मत क्या है? हिम्मत कविता का पति है। हिम्मत कविता का पति है। शारदा रवि की पत्नी बेटी है, जिसकी पत्नी केतकी है। कविता शारदा की बहन है। कविता कौन है? बहन है। किसकी बहन है? शारदा की। कविता शारदा की बहन है, और उसने बोला है शारदा रवि की बेटी है। शारदा किसकी बेटी है? रवि की। तो शारदा बेटी है रवि की। शारदा रवि की बेटी है, जिसकी पत्नी केतकी है। यानी रवि की पत्नी कौन है? रवि की पत्नी है केतकी। रवि की पत्नी है केतकी, तो रवि उसका पति है। उसने कहा है
रवि हिम्मत से कैसे संबंधित है? किसका संबंध पूछा है? उसने रवि का संबंध पूछा है। किसके साथ में? हिम्मत के साथ में। रवि हिम्मत से कैसे संबंधित है? कैसे निकालेंगे? हिम्मत कविता का पति है। कविता किसकी बहन है? शारदा की। और शारदा किसकी बेटी है? रवि की। अगर शारदा रवि की बेटी है और कविता शारदा की बहन है तो कविता भी किसकी बेटी होगी? रवि की। कविता किसकी बेटी है? रवि की बेटी है। अब अगर कविता रवि की बेटी है और कविता का पति है हिम्मत, तो बेटी के पति के लिए पिता क्या कहलाता है? ससुर कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो रवि हिम्मत का क्या हो जाएगा? रवि हिम्मत का ससुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक। मिसिंग टर्म का क्वेश्चन 2024 वाले पेपर में 2 क्वेश्चन मिसिंग टर्म से पूछे गए थे। आ गया उत्तर? आओ देखा जाए क्या चल रहा है। 10 4 7 5 अगर हम रो वाइज चलते हैं, नहीं, रो वाइज चलने का कोई सीन नहीं है। कॉलम वाइज चलें। 10 15 14 10, 10 15 14 10। आओ देखो क्या कर सकते हैं। अगर हम कॉलम वाइज चलते हैं तो पहली संख्या क्या है? 10। पहली संख्या 10 है। इस 10 में यदि गुणा करें किसका? ये जो 2 संख्याएं हैं 15 और 14, बीच की दोनों संख्याएं, इनको आपस में माइनस करें, 15 माइनस 14 करें। पहली संख्या का गुणा बीच वाली दोनों संख्याओं को माइनस करके, तो 15 माइनस 14 1, और 10 इंटू 1 कितना होता है? तो 10 इंटू 1 होता है 10, जो क्या है? चौथे नंबर पर आ रहा है। ठीक। क्या ये लॉजिक चल रहा है क्या? आओ जरा इसमें भी लगा करके देखें। 7 8 6 14, तो 7 का गुणा करेंगे किसमें? 8 माइनस 6 में। तो 8 माइनस 6 कितना होता है? 2, और 7 दूनी कितना होता है? 14 है। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक। सिमिलरली अगर यहां पर लगाएं तो 5 इंटू क्या करें? 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 कितना होता है? 13 होता है। और 13 पचे कितना हो जाएगा? 65। 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 65 मिल रहा है। सेम लॉजिक यहां पर लगाया जाए। ठीक है। अब जब सेम लॉजिक यहां पर लगाएंगे यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 4, 4 चौको 16, यानी यहां क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। कहां लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो 16 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित दोनों कथनों को सही माने। मान लेंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने कह दिया है कि मानो तो मान लेंगे। कहता है निम्नलिखित दोनों कथनों को सही माने। ऑप्शन नंबर ए में कहता है जब तक दारा क्रिकेट नहीं खेलता है, जब तक दारा क्रिकेट नहीं खेलता है, अमर क्रिकेट नहीं खेलेगा। अमर दारा का परम भक्त है। उसने कहा है जब तक दारा क्रिकेट नहीं खेलेगा, अमर क्रिकेट नहीं खेलेगा। जब तक दारा क्रिकेट नहीं खेलेगा, अमर क्रिकेट नहीं खेलेगा। यानी अगर अमर को क्रिकेट खिलवाना है तो दारा का क्रिकेट खेलना जरूरी है। ठीक। दूसरा कथन कहता है दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है। दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है। कल शनिवार होगा। कल क्या है? शनिवार होगा। होगा यानी आने वाला दिन की बात कर रहा है। अगर कल शनिवार होगा तो आज क्या है? फ्राइडे। आज क्या है? फ्राइडे है। भाई कल कह रहा है ना कि कल शनिवार होगा, कल यानी आने वाला दिन जो है वो शनिवार होगा, तो आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। दारा क्रिकेट कब खेलता है? केवल रविवार के दिन दारा क्रिकेट खेलता है। ठीक। तो अब इन दोनों को कंबाइंड करने पर इनसे कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये पता करना है। जब तक दारा क्रिकेट नहीं खेलेगा, अमर क्रिकेट नहीं खेलेगा, दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है, कल शनिवार होगा यानी आज फ्राइडे। पहला निष्कर्ष, दारा और अमर एक ही टीम में हैं। कैसे कह सकते हैं ऐसा?
ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि दारा और अमर एक ही क्रिकेट टीम में है? हो सकता है कि दारा और अमर अपोजिट टीम में हो, दोनों रविवार को मैच खेलते हो, आपस में प्रतिद्वंदिता रखते हो कि आज मैं दारा को हराऊंगा, अमर बोलेगा, दारा बोले आज मैं क्रिकेट को अमर को हराऊंगा, दारा बोले, अमर बोले मैं दारा को हराऊंगा। हैं, दोनों प्रतिद्वंदी टीम में भी तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दारा और अमर एक ही टीम में, इसलिए पहला गलत है। कहता है दारा ने कल क्रिकेट खेला था, दारा ने कल क्रिकेट खेला था, नहीं, उसने कहा है दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है, कल शनिवार होगा, यानी कल जो आने वाला दिन है वो शनिवार होगा। तो आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो कल कौन सा दिन रहा होगा? थर्सडे, बृहस्पतिवार रहा होगा। और दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है, तो दारा ने कल क्रिकेट खेला था, क्या है? गलत है। दारा कल क्रिकेट खेलेगा, क्या ये सही होगा? नहीं, कल तो शनिवार है, आज फ्राइडे है, कल क्या है? शनिवार। और दारा शनिवार को क्रिकेट नहीं खेलता, रविवार को खेलता है क्रिकेट, ठीक? तो दारा कल क्रिकेट खेलेगा, ये भी गलत है। दारा ने कल क्रिकेट नहीं खेला था, ये क्या है? सही। कैसे सही है? कल शनिवार होगा, आज फ्राइडे है, तो कल थर्सडे था।
हेलो हेलो, हाँ बताइए कौन इनमें से डिफरेंट है? बुलेटिन, पत्रिका, समाचार पत्र और कार्य पुस्तिका। बुलेटिन किससे संबंधित होता है? न्यूज से, है न्यूज बुलेटिन। समाचार पत्र भी किससे संबंधित होता है? न्यूज से। पत्रिका, तो पत्रिका समाचार पत्रिका भी आती है, इसके अलावा भी तमाम प्रकार की और पत्रिकाएं आती हैं, तो पत्रिकाएं तो तमाम प्रकार की आती हैं। और फिर दिया गया है कार्य पुस्तिका, तो अलग क्या हो जाएगा? कार्य पुस्तिका पूरी तरह से अलग है, वर्कबुक इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। बुलेटिन, पत्रिका और समाचार पत्र ये किससे संबंधित हो जाएंगे? न्यूज से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन वर्कबुक का न्यूज से कोई संबंध नहीं होता। वर्कबुक हम और आप कोई भी यूज कर सकता है, कहीं पर भी यूज कर सकता है। वर्कबुक में क्या लिखता है आदमी? वर्कबुक में जैसे किसी फैक्ट्री की मैं बात करूं तो उस फैक्ट्री की वर्कबुक में क्या होगा? कर्मचारियों की संख्या, उनकी उपस्थिति, उनका पंजीकरण नंबर, ये सारी चीजें, ठीक। ये सारी चीजें किसमें होती है? वर्कबुक में होती हैं। इसके अलावा अलग अलग व्यक्ति वर्कबुक को अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। तो बुलेटिन, पत्रिका और समाचार पत्र में ये सारी ऊपर की तीनों चीजें न्यूज से संबंधित हैं, लेकिन वर्क पेपर या वर्कबुक या कार्य पुस्तिका उससे संबंधित नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो ये थी हम लोगों की आज की क्लास। 20 क्वेश्चन चकाचक आपकी परीक्षा के संदर्भ के हिसाब से किए हैं, ठीक है। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है कि परीक्षा सर पे आ गई तो बीमार पड़े जा रहे हो। नहीं, कुछ नहीं करना है, रिलैक्स रहो। अब रिलैक्स आप जिस विधि से रह सकते हो उस विधि से रिलैक्स रहो। खेल कूद करके रिलैक्स हो सकते हो, खेलो कूदो। संगीत सुन सकते हो रिलैक्स करने के लिए अपने आप को, संगीत से खुद को रिलैक्सेशन मिलता है, संगीत सुनो। मेडिटेट कर सकते हो, मेडिटेट करो। पढ़ करके रिलैक्स मिलता है, पढ़ लो। जिस भी विधि से अपने आप को रिलैक्स रख सकते हो अपने आप को रिलैक्स रखो और अच्छे से बच्चा परीक्षा दो, ठीक। सीसेट की जिम्मेदारी हमारी है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए, आज के शानदार सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे और कल फिर करेंगे मुलाकात आपसे। रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से? प्ले स्टोर से। इसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, क्लिक करेंगे, लिंक आपको मिल जाएंगे सारे। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे संपर्क कर लें, ठीक। अभ्युदय बैच का अब नहीं है कोई सीन, और ये है शौर्य बैच। रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर आपको आपकी जरूरत के आधार पर कुछ कोर्सेस हैं रीजनिंग के जो उपलब्ध हैं, जो आपकी परीक्षा पास करने में आपको सहायता प्रदान करेंगे। जैसे ये शौर्य बैच है, यूपीएसआई का कंप्लीट कोर्स है, ठीक। यूपीएसआई की जो परीक्षा होगी, सबसे ज्यादा वेटेज जिन क्वेश्चंस का होता है वो होता है रीजनिंग। 55 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे। 160 में से 55 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग से, आप समझ सकते हैं वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक। और अगर वेटेज सबसे ज्यादा है तो हर एक क्वेश्चन आपको बनना चाहिए परीक्षा में, हर एक क्वेश्चन आना चाहिए आपको परीक्षा में, और अगर आएगा तो सितारे तुम्हारे कंधों में लगने के चांसेस हाई लेवल पर रहेंगे। तो यूपीएसआई का कंप्लीट कोर्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, सारा कुछ आप यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा आपको। कुल जीएसटी लगा करके, टैक्स वैक्स लगा करके 564 रुपए इसकी गुरु दक्षिणा पड़ती बच्चा। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स दरोगा बनाने के लिए आपको। ये दक्ष बैच है जो फाउंडेशन कोर्स है किसका? रीजनिंग का। परीक्षा कोई भी दे रहे हो, हर परीक्षा की रीजनिंग आपको यहां पर मिलेगी, ठीक। दैट इज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन बैच है, बेस बैच है, जीरो से लेकर के हीरो तक, यानी जीरो से लेकर के एडवांस तक हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। फिर कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, अगर उस परीक्षा में रीजनिंग आ रही है तो वो परीक्षा में रीजनिंग के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। और है तो है, कह दिया तो कह दिया, ठीक। तो एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता या बार बार रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लोगे, केवल प्रैक्टिस करते रहोगे, काम खत्म हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। ये कुल 749 कुछ जीएसटी भी पड़ती है, 770 या 75 शायद इसका पड़ता हो, जीएसटी लगा करके 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स मिलता है आपको, ठीक है। फिर आरओ मेंस की परीक्षा जितने विद्यार्थी देने जा रहे हैं उन सभी के लिए आरओ मेंस में 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स मेंस की परीक्षा के लिए। इसकी भी वैलिडिटी 1 साल के लिए। ये कुछ कोर्सेस हैं जो आपकी सहूलियत
और एग्जाम में आपको सफलता दिलाने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर उपलब्ध हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इन कोर्सेज को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप और इन सभी कोर्सेज का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी समस्या पर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हम या टीम आपसे बात कर लेगी। ठीक, रीजनिंग एक्सप्रेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ये है। यहां पर आपका कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली यहां पर शेयर, आपको डाउट को शेयर कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक कर लो, ज्वाइन कर लो। रीजनिंग के क्विज यहां पर मिलेंगे, क्लासेस और एग्जाम संबंधी सारी जानकारी यहीं पर, क्लासेस के लिंक वगैरह सब यहीं पर आपको मिलते हैं। ठीक, और अपना डाउट आप यहां पर शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के सत्र को अब यहीं पर करते हैं समाप्त। इस क्लास को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, शेयर करना मत भूलना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अगले सत्र में अब आपसे करेंगे मुलाकात। बच्चा बिल्कुल घबराने की, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, कोई समस्या नहीं होगी आपको, बिल्कुल आपकी परीक्षा निकलेगी। तनाव मत लो किसी चीज का। ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है और सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर होगा। ठीक, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो। अगले सत्र में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।